नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2009 प्रीलिम्स में हिस्ट्री के पूछे गए प्रश्न। तो पहला था कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता देखिए सिंधु नदी के किनारे थी, झेलम नदी के किनारे थी, चेनाब नदी के भी किनारे थी, किंतु गंगा नदी के किनारे नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए इसका सबसे पश्चिम में जो स्थल था तो सूतकागेंडोर था सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर था, सबसे दक्षिण में दैमाबाद था और सबसे उत्तर में मांडा था। तो मांडा देखिए जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और सूतकागेंडोर बलूचिस्तान क्षेत्र में है, पाकिस्तान में है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान तो देखिए प्रतिष्ठानपुर था, झूसी में यह स्थित है और प्रयागराज जिले में। तीसरा प्रश्न उज्जैन का प्राचीन नाम। उज्जैन का प्राचीन नाम तो अवंतिका था और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चौथा प्रश्न की अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ये पश्चिम चंपारण जिले में है, बिहार में है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख तो ये देखिए प्राकृत भाषा में है और अशोक के हैं, क्योंकि अशोक के शिलालेख ही सर्वाधिक प्राचीन है और ये प्राकृत भाषा में है। हम देखते हैं छठा की राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की पहाड़ियों को काटकर। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की पहाड़ियों को काटकर गुफा मंदिर का निर्माण कराया और एलोरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और एलोरा में सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसे भी ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, कई बार पूछा है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए अमीर खुसरो ने तीन का प्रचलन किया था। तो अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था, सितार का निर्माण किया था एवं कव्वाली गायन की प्रथा को आरंभ किया था। तो इन तीनों को याद रखना है। अगले हैं देखिए रामानंद। तो ये देखिए कबीर दास के भी गुरु हैं और तुलसीदास जी के भी गुरु हैं। और ये इनका आश्रम कहाँ था रामानंद जी का? प्रयागराज इलाहाबाद में। और इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। रामानंद सागर जी 13वीं शताब्दी में हैं और वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। आज 21वीं शताब्दी में सामान्यतः लोग दूसरे व्यक्ति की उसका धर्म पूछ लेते हैं, उसका संप्रदाय पूछ लेते हैं या उसकी जाति पूछ लेते हैं। अब देखते हैं अगला। तो 9वां प्रश्न है हरिदास संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय के अर्चना केंद्र कितने थे? तो 5 थे। पहला बांके बिहारी का मंदिर, गोरेलाल का मंदिर, तीसरा निधि वन, चौथा ठट्टी स्थान और 5वां रसिक बिहारी जी का मंदिर। अगला प्रश्न की 9वां की शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और जिसका शीर्षक था
सिर-ए-अकबर। और शाहजहां का पुत्र दारा शिको, शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। 10वां प्रश्न की स्वदेशी के समर्थक तो दादा भाई नौरोजी जी थे और 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 11वां प्रश्न की सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 12वां प्रश्न की कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर है AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूपी PCS 2009 प्रीलिम्स में हिस्ट्री के। अब देखते हैं कि मौर्य काल से संबंधित जो शिलालेख हैं प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौर्य काल का समय कब से कब है? तो मौर्य काल का समय है 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व। अशोक के प्रथम शिलालेख में 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। पहला कि समाज उत्सव का निषेध और दूसरा पशु बलि का निषेध। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल राज्य का उल्लेख है, चेर राज्य का उल्लेख है अर्थात केरल पुत्र, तीसरा पांड्य राज्य का उल्लेख है, चौथा सत्यपुत्र राज्य का उल्लेख है एवं 5वां ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका का उल्लेख है सीमावर्ती राज्य के रूप में। प्लस पशु एवं मानव चिकित्सा का उल्लेख है, पशु एवं मानव चिकित्सा का उल्लेख है। साथ ही लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। अब देखते हैं अशोक के तृतीय शिलालेख। तो अशोक के तृतीय शिलालेख में महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों का प्रति 5वें वर्ष दौरे का उल्लेख है। साथ ही अल्प पाप एवं अल्प संग्रह का उल्लेख है अशोक के तृतीय शिलालेख में। अब देखते हैं अशोक के चतुर्थ शिलालेख। तो अशोक के चतुर्थ शिलालेख में राजकों की नियुक्ति का उल्लेख है। अशोक का 5वां शिलालेख तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश दिए गए हैं। दूसरा कि अशोक के 5वें शिलालेख में ही मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। एग्जाम की दृष्टि से अशोक का 11वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। तो अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन है। अशोक का देखिए 12वां शिलालेख कई बार पूछा है। तो अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं 5 सीमांत यूनानी राज्यों का उल्लेख है। अब देखते हैं कि प्रथम पृथक शिलालेख जिसे कलिंग लेख भी कहा जाता है, प्रथम पृथक शिलालेख जिसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। पहला कि अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कल्याण की
कामना करता हूं। प्रथम पृथक शिलालेख अर्थात कलिंग शिलालेख में दूसरी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख है कि अशोक कहता है, जैसे एक मां अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसीलिए राजकों की नियुक्ति की है। अशोक का 7वां शिलालेख भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अशोक अपने 7वें शिलालेख में कहता है कि सभी पंथ के मध्य आत्मनियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।